हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर एग्जाम विथ एचएस में। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आईवी कांस्टेबल की भर्ती, यूपीएसआई की भर्ती, एसएससी जीडी की भर्ती, आप इन तीनों भर्तियों की तैयारियां कर रहे हैं, जिसके एग्जाम भी बहुत ही जल्द होने वाले हैं। बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट नहीं ला पाया था, तो आज उसी के क्रम में मैं मैथ का प्रैक्टिस सेट 1 ले आया हूँ, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ कराए जाएंगे और उससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट होगा आपको समझाया जाएगा, जो कि आपके यूपीएसआई, एसएससी जीडी, यूपी कांस्टेबल, सीएचएसएल सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि लोको पायलट की भर्ती आ चुकी है, जिसमें 8000 पद दिखाई दे रहे हैं। इस लोको पायलट की भर्ती के लिए क्या क्या नोटिफिकेशन है, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या पढ़ना है, तो जो बच्चे बीटेक, डिप्लोमा या आईटीआई हैं और लोको पायलट बनना चाहते हैं, जल्द ही मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में ही मैं इसका जो है नोटिफिकेशन पर कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। साथ ही साथ स्ट्रेटेजी भी प्लान करेंगे कि इसको कैसे क्वालिफाई किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, यदि समान आयतन के दो लंब वृत्तीय सिलेंडरों की त्रिज्या का अनुपात 3:1 है तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखो, सबसे पहली बात समझो, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि दो सिलेंडर हैं, यानी कि दो बेलन है आपके पास, जिसका वॉल्यूम सेम है, जिसका आयतन क्या है, सेम है, और इनकी त्रिज्या का अनुपात है 3:1, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास दो सिलेंडर है। देखिए, मैं सिलेंडर यानी कि बेलन का चित्र बना रहा हूँ। ये आपका सिलेंडर 1 है और आपके पास एक और सिलेंडर है जो मैं इसके बगल में बना रहा हूँ। ये आपका सिलेंडर 2 है। ये मान लीजिए सिलेंडर हो गया आपका 1, जिसका जो त्रिज्या है, इसका त्रिज्या मान लीजिए R1 है और इसकी त्रिज्या है R2। इसका हाइट हो गया H1 और इसकी ऊंचाई हो गई आपकी H2। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर इसकी त्रिज्या, मान लीजिए इसकी त्रिज्या है 3x, जिसको मैंने R1 माना हुआ है, मतलब बेलन 1 की त्रिज्या R1 है 3x, तो बेलन 2 की त्रिज्या है x। क्योंकि दोनों की त्रिज्या में जो अनुपात है, अगर हम इसको R1 अनुपाते R2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x अनुपाते x, यानी कि 3:1। तो दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात अगर 3:1 है तो इनके ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। ये आपसे पूछ रहा है कि H1 अनुपाते H2 क्या होगा, यही आपका क्वेश्चन है। और दिया क्या है, दिया है दोनों का आयतन सेम है, मतलब वॉल्यूम 1 बेलन 1, ये बेलन 1 है आपका, बेलन 1 जिसका आयतन हम मान लेते हैं V1 है, और ये बेलन 2 है जिसका आयतन V2 है। तो बेलन 1 का आयतन V1 इक्वल्स टू बेलन 2 का आयतन V2, मतलब दोनों का आयतन क्या है, सेम है। तो इनके ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, यही आपका प्रश्न है। तो सबसे पहली चीज़, ये मेंसुरेशन के अंदर आता है, और मेंसुरेशन में बेलन का जो आयतन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वो होता है πr²h। तो हम यहाँ पे कर देंगे πr1² h1 इक्वल्स टू πr2² h2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको R1 और R2 की वैल्यू दी हुई है। हमने माना हुआ है कि R1 जो त्रिज्या 1 है वो कितना है, 3x है, और R2 है x। ये कहाँ से माना हमने, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों की त्रिज्याओं में, यानी दोनों के रेडियस में जो अनुपात है 3:1 है। तो इसीलिए हमने मान लिया इसको 3x और इसको मान लिया x, तो दोनों का अनुपात हो जाएगा 3:1। अब यहाँ पे R1 की जगह हम रख देंगे 3x, पाई इंटू 3x² इंटू H1 इक्वल्स टू पाई इंटू x² इंटू H2। अब हमको निकालना है H1:H2। तो हम H1/H2 को एक तरफ कर लेंगे, बाकी को एक तरफ कर देंगे, इसको हम दूसरी तरफ कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई x² इंटू H2, सॉरी H2 तो उस तरफ ले गए हम, H2 नहीं लिखेंगे, पाई x²
डिवाइड बाई पाई इंटू 3x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 9x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 1/9। यानी कि हम कह सकते हैं कि H1 अनुपाते H2 जो आपको क्वेश्चन में निकालना था ये हो गया 1/9 और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया 1/9। अब अगला प्रश्न देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। किसका? लीनियर इक्वेशन का, क्योंकि अगला प्रश्न उसी से आधारित है। तो क्या होता है लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन इसे हम हिंदी में कहते हैं रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण। तो सबसे पहले समझेंगे कि रेखीय समीकरण होता क्या है और इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए, जो रेखीय समीकरण का मतलब होता है सीधी रेखा का समीकरण, और इसका जो लिखने का मेन तरीका होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये इस प्रकार से होता है जैसे a1x प्लस b1y प्लस c = 0। और ऐसे ही एक और इक्वेशन दे देगा आपको, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a2x प्लस b2y प्लस c = 0। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है रेखीय समीकरण का। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको हर बार निकालना रहेगा x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको क्या निकालना है? x और y की वैल्यू को आपको निकालना रहेगा एग्जाम में। अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा? इस तरीके से जब आपको कोई भी इक्वेशन दे देगा तो आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म से उसको कंपेयर करना रहेगा। क्या करना रहेगा? तुलना करनी रहेगी। वो तुलना आप कैसे करेंगे अभी जब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या आता है? सबसे पहले पूछेगा कि यह दी हुई इक्वेशन, दिया हुआ इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन है या रेखीय समीकरण है और इसका अद्वितीय सलूशन है, मतलब कि अद्वितीय समाधान है। अंग्रेजी में कहेगा यूनिक सलूशन। अंग्रेजी में कहेगा यूनिक सलूशन। और हिंदी में कहेगा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल या यूनिक सलूशन का क्या कंडीशन है, इसके लिए आपसे वैल्यू पूछेगा। तो अद्वितीय हल का जो कंडीशन होता है, यहाँ पर देखो लिखा है a1, यहाँ पे लिखा है b1, यहाँ पे लिखा है a2 और यहाँ पे लिखा है b2, यहाँ पे ये c1 है और यहाँ पे लिखा है c2। तो अद्वितीय हल का जो कंडीशन होता है वो होता है a1/a2। यहाँ से a1 की वैल्यू पकड़ते हैं और यहाँ से a2 की वैल्यू पकड़ते हैं। a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ये किसका कंडीशन है? ये यूनिक सलूशन का कंडीशन है। इसी कंडीशन को हम अप्लाई करके क्वेश्चन को हल कर लेंगे। फिर आपसे पूछ सकता है कि कोई सलूशन नहीं है, नो सलूशन। नो सलूशन इसका क्या कंडीशन है? तो नो सलूशन का जो कंडीशन होगा वो आपका होगा a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। और ये a1, a2, b1, b2, c1 और c2 ये आपको इस इक्वेशन से इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये आपका जो कंडीशन है ये नो सलूशन, यानी कि कोई भी समाधान नहीं है, उसका कंडीशन है। और तीसरा जो क्वेश्चन आता है कि इनफाइनाइट सलूशन है, अनंत हल है। इनफाइनाइट सलूशन है, जो मैंने बनाया है ये इनफाइनाइट का सिंबल होता है। इनफाइनाइट सलूशन है यानी कि अनंत हल है। हिंदी में बोलता है कि इसका अनंत समाधान है, अनंत हल है। उसका क्या कंडीशन है? उसका कंडीशन होता है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। कभी कभी तो सिर्फ यही कंडीशन ही पूछ लेता है कि इसका अनंत हल है, इसका कंडीशन क्या है, तो आपको इस वाले पे टिक करना रहेगा। पूछेगा अद्वितीय हल है, इसका कंडीशन क्या है, तो इसको आप इस पे टिक करना रहेगा। पूछेगा कोई भी समाधान नहीं है, नो सलूशन है, उसका क्या कंडीशन है, तो आपको इस पर टिक करना होगा। अब इसमें जो पहला वाला है अद्वितीय हल, इस पर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख के समझते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण kx - y = 2 और
6x माइनस 2y इक्वल टू 3 एक अद्वितीय समाधान है। तो सबसे पहली चीज़ आपको देख के लग रहा होगा कि क्वेश्चन को हम कंपेयर कैसे करें। तो क्वेश्चन को हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। कैसे ले आएंगे, देखिए मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया है, वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इस फॉर्म में ले आएंगे, पहले हम इसको ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा, kx माइनस y और 2 को इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो a1 इक्वल टू क्या हो गया, a1 इक्वल टू हो गया k, b1 इक्वल टू हो गया, b1 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस y और c1 इक्वल टू हो गया माइनस 2। अब यहाँ पर a1 b1 c1 आ गया है। अब दूसरा इक्वेशन है 6x माइनस 2y इक्वल टू 3। इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, देखिए इसको इस तरफ कर देंगे, 6x माइनस 2y माइनस 3 को इस तरफ ले आएंगे, 3 को इस तरफ ले आएंगे, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगा, a2 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू माइनस 2 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 3। हमको क्या चाहिए, हमको a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इसी कंडीशन में अप्लाई करना है, किसके लिए, अद्वितीय हल है इसके लिए, कि इस जो इक्वेशन दिया इसका अद्वितीय हल है। तो हमको देखो a1 की वैल्यू मिल गई है, b1 की वैल्यू मिल गई है, a2 की वैल्यू मिल गई है और b2 की वैल्यू मिल गई है। इन वैल्यूज़ को हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 की जगह हो जाएगा k, a2 की जगह हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 6, b2 की जगह पे हो जाएगा माइनस y, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, b2 की जगह हो गया माइनस y, सॉरी b1 की जगह पे हो जाएगा माइनस y और b2 की जगह पे हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस 2, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 और इज नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए अद्वितीय हल के लिए। तो देखो यहाँ पे k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर b1 इक्वल्स टू माइनस 1 है, सॉरी ये b यहाँ पे माइनस y है तो यहाँ पे हम माइनस 1 लेते हैं। b1 इक्वल्स टू क्या है, माइनस 1 है। यहाँ पर सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा कंपैरिजन में मैंने गलती कर दी, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे b1 इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे देखो b1 है ना, b1y लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है b1y, तो b1 के जगह पे हम माइनस y नहीं रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे। तो b1 बाई b2 में यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा, b1 की जगह क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो k बाई 6 माइनस 1 बाई माइनस 2, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा k इक्वल्स टू माइनस 6 बाई माइनस 2 नॉट इक्वल्स टू, इसको नॉट इक्वल्स टू रखना है। तो इसको जब कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस कट गया और 2 3 जा 6, यहाँ पे हो गया 3। तो इससे हमारा आ गया कि k इज नॉट इक्वल्स टू 3, ये इसका क्या होगा, सही आंसर हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यही राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिर से तीनों कंडीशन रख लीजिए। यूनिक सोल्यूशन मतलब कोई भी समाधान नहीं है, उसके लिए कंडीशन है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। इसी कंडीशन के आधार पे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। पहले कंपेयर करते हैं और फिर कंपेयर करने के बाद a1 और b1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर a2 b2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 में रखकर हम वैल्यू निकाल देते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नो सोल्यूशन का ये कंडीशन है और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का ये कंडीशन है। कभी कभी यही कंडीशन ही डायरेक्ट ऑप्शन में देके पूछ लेता है कि पूछेगा इसका अनंत समाधान है, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इसका क्या कंडीशन है, तो ये कंडीशन है a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि एक संख्या के 6/7 की 1/3 28 की बराबर है तो वह संख्या क्या है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए एक संख्या है x, माना कि संख्या है x, माना संख्या x है, तो कह रहा है इस संख्या का जो संख्या x है इसका x का 6/7, तो 6/7 लिख दीजिए, का बोला है। यदि संख्या की 6/7 तो क्या हो जाएगा, इंटू 6/7,
फिर कह रहा है कि 1/3 मतलब इसका भी 1/3 1/3 कितना है 28 के बराबर है। दिस इज 28 के बराबर है। तो कह रहा है कि वह संख्या क्या है, मतलब क्या पूछना चाह रहा है, x की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 28 इंटू 7, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये इधर आएगा 28 इंटू 7 इंटू 3 डिवाइड बाई 6। तो क्या हो जाएगा, ये करो, इसको सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6 एंड अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 14 जा 28, फिर 14 7 कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 98। 98 कहाँ पर है आपका, देखिए ऑप्शन डी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का HCF यानी कि महत्तम समापवर्त और LCM मतलब कि लघुत्तम समापवर्त यह समान है तो वो निश्चित रूप से क्या होंगी। देखो इसका आंसर होगा कि वो निश्चित रूप से समान होंगी। उसका आंसर क्या होगा, निश्चित रूप से समान होगी। दिमाग में बिठा लो कि अगर दोनों का HCF और LCM सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो कैसी संख्याएं होंगी, वो निश्चित रूप से समान संख्याएं होंगी। ये पहले इसका आंसर समझ लो। अब मैं आपको महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो महत्तम समापवर्तक यानी कि अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। ये क्या होता है, तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होता है कि जैसे मान लो दो संख्याएं हैं, जैसे मान लो 20 और 24 यहाँ पर दिया हुआ फॉर एन एग्जाम्पल। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये होता है कि बड़ी से बड़ी वो कॉमन संख्याएं जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाएं। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, बड़ा। हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ा, तो बड़ी से बड़ी वो संख्याएं जिससे ये दोनों कट जाएं। ठीक है, अब जैसे मान लो 20 किससे कट सकता है, अगर हम एक क्रम से देखें तो 20 पहली बात तो 1 से कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, उसके बाद किससे कटेगा, तो 20 है तो फिर उसके बाद 4 से कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद किससे कटेगा, फिर 5 से भी कट जाएगा, उसके बाद किससे कटेगा, 10 से भी कटेगा, फिर 20 से भी कट जाएगा। अब इसी प्रकार से हम 24 को देखें किससे किससे कटेगा, किससे कट जाएगा, तो 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से भी कट जाएगा, फिर 4 से भी कट जाएगा, फिर 6 से कटेगा, फिर 8 से कटेगा, फिर 12 से कटेगा, फिर 24 से कटेगा। इतनी संख्याओं से 20 और 24 कट सकता है, लेकिन इन दोनों को सबसे बड़ी संख्या जो काट सकती है, मतलब दोनों को, एक को नहीं दोनों को, तो इन दोनों को सबसे बड़ी कौन सी संख्या इनमें काट सकती है जो कॉमन हो, मतलब 20 भी कट जाए और 24 भी कट जाए, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो इन दोनों को काट सके, एक ही संख्या। तो यहाँ पर देखो 4 ऐसी संख्या है, इनमें सबसे बड़ी ऐसी संख्या कॉमन है जो दोनों को काट देगी। 4 20 को भी काट देगी और 24 को भी काट देगी, मतलब कॉमन होनी चाहिए। अब 5 पकड़ोगे तो 5 20 को तो कट कर देगा, लेकिन 24 को नहीं कट कर सकता है। अगर हम 6 पकड़ेंगे तो 6 24 को कट कर देगा, बट 20 को नहीं कट कर पाएगा। अगर हम 10 पकड़ेंगे तो 10 20 को तो कट कर देगा, बट 24 को नहीं कट कर पाएगा। अगर हम 12 को पकड़ेंगे तो 12 24 को कट कर देगा, बट 20 को नहीं कट कर पाएगा। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी, और कॉमन मतलब जो दोनों को काट सके। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों को कट कर सके। फैक्टर मतलब विभाजक, जो उसे विखंडित कर सके, तोड़ सके। विभाजन का मतलब क्या होता है, तोड़ना। फैक्टर का मतलब क्या होता है, उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना। तो 4 क्या करेगा, 4 20 को भी कट कर सकता है और 24 को भी कट कर सकता है। इसीलिए क्या हो गया, ये हाईएस्ट कॉमन मतलब जो दोनों को काट सकता है, और फैक्टर मतलब जो दोनों को विभाजित कर सकता है, जो दोनों को विखंडित कर सकता है। ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इससे बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो दोनों को कट कर सके, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, तो इसे हम कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम समापवर्त का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले शब्द से ही समझ लो, लघुत्तम समापवर्त यानी कि लोएस्ट सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब, तो देखो जैसे मान लो दो संख्याएं हो, 20 हो और 24 हो, तो इसका हम क्या निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसके लिए हम कैसे करते हैं, हम करते हैं सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे मान लो 20 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब छोटे से छोटा फैक्टर बना देना, मतलब उससे छोटा फैक्टर नहीं कर सकते। फैक्टर मतलब समझते हैं तोड़ तोड़ के छोटा कर दो, तो सबसे छोटा फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब उससे छोटा उसको
अंक नहीं काट सकता है। तो जैसे 20 को 2 से काटा, फिर 2 से काटा, फिर 5 से काटा, फिर 1 आ गया। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 2 5, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 5। अब 5 को और छोटा तो नहीं कर सकते, 2 को और छोटा तो नहीं कर सकते, 2 को और छोटा नहीं कर सकते, 2 इंटू 2 इंटू 4 5 करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम 24 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसमें आ जाएगा 2 2 2 एंड 3, मतलब कि 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन में हमको क्या करना है, इस प्राइम फैक्टराइजेशन में हमको देखना है कि 2 कितनी बार आया है और 3 कितनी बार आया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, क्योंकि हमने क्या बोला, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो इसका जो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन है ये क्या आ गया, देखो हमने यहाँ पे इसको किया तो 2 2 5 आ गया, तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। और फिर हो गया 24 का क्या आ गया, 2 2 2 3 बार और फिर 3 आ गया। तो हमको क्या देखना है, हमको देखना है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कैसे देखेंगे, तो देखो यहाँ पर दोनों में हम पकड़ेंगे कि कॉमन क्या है। तो देखो या फिर 24 का मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूँ जिससे समझने में और आसानी हो जाएगा। तो 24 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और जब हम लिखना चालू करेंगे तो जैसे देखो अगर ये दोनों कॉमन है तो एक बार हम लिखेंगे, यहाँ पे दोनों में से 2 कॉमन है तो हम एक को लिखेंगे, एक को छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोएस्ट कॉमन पकड़ना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एक बार लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर इन दोनों में से एक बार पकड़ेंगे, एक को छोड़, क्योंकि 2 बार है ना 2, तो हमको एक ही पकड़ना है, तो हम यहाँ पे 2 कर लेंगे। अगेन देखो यहाँ पे 5 और 2 दोनों अलग अलग हैं, तो हम दोनों को लिखेंगे, यही हमको ध्यान में रखना है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 इंटू 5, और अगेन यहाँ पे 3 है और यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर 3, क्योंकि हमको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल उठाना है। तो इस प्रकार से हो जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 और इंटू 5 40 और इंटू 3 120। ये हो जाएगा आपका LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको निकालने का आसान तरीका है, वो क्या है, आप एक काम करते हो, सबसे पहले ऐसे लिख लेते हो जो आप लोग हमेशा करते हो कि 24 एंड 20। अब इसको एक तरफ से आप करना स्टार्ट करोगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM निकालने की। 2 12 जा 24, 2 10 जा 20, या 2 इंटू 6 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा 10, अगेन 2 3 जा 6 और यहाँ पर 5 उतर जाएगा, अगेन यहाँ पर 3 1 जा 1, अगेन यहाँ पर 5 उतर जाएगा और फिर 5 1 जा 5, यहाँ पे आ गया 1 1। अब हम क्या करना, देखो यही चीज़ आएगी एक तरफ से, देखो तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 3 जा 24 इंटू 5 जा 120। तो क्या आ गया आपका LCM, आ गया आपका 120। इसको भी आप एक तरफ से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखते हो, यही आपने पढ़ा हुआ है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो आपका हो गया 120। तो दोनों तरीके से आंसर यही आएगा। आइए एक और एग्जांपल से देख लेते हैं, हालांकि मैंने पहले बड़ा एग्जांपल करा दिया, अब छोटा एग्जांपल है, आप और आसानी से कर लोगे। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जो दोनों का कॉमन गुणक हो, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो बड़ा से बड़ा अंक जो दोनों को डिवाइड कर सके। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जैसे हमने पीछे क्वेश्चन बताया था कि अगर मैंने क्वेश्चन में ये बताया था ना आपको, जैसे मान लो 24 है और 20 है, इसका अगर आपको HCF निकालना हो, पहले बताया था, तो क्या करते हैं, एक कॉमन नंबर निकालते जिससे दोनों कट जाए। तो हमने कहा था एक तरफ से देखते जाओ, जैसे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, इसके बाद 6 से कटेगा ये, ठीक है। ऐसे यहाँ 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर ये 4 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा। तो दोनों में कॉमन कौन था, 4 ऐसा कॉमन था जो दोनों को काट दे रहा था। तो ये क्या हो रहा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो रहा था। लेकिन जब LCM निकालते हैं तो हम क्या निकालते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लो 6 इंटू 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। अगर 8 का हम ऐसे करें, 8 1 जा 1 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब वो कॉमन गुणक जो दोनों के लिए कॉमन हो। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन है, 24 है। देखो फिर कॉमन मल्टीपल 48 भी है, मतलब कॉमन गुणक, मल्टीपल मतलब गुणक 48 भी है। लेकिन हमको क्या करना है, लीस्ट लोएस्ट। तो लोएस्ट यहाँ 24 है। तो इसको निकालने का वही तरीका है जो मैंने आपको पीछे बताया था। तो ये आपका है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तभी तो आप LCM निकाल लेते हो, तो आया था 24, ऊपर मान लो प्लस करना होता तो क्या करते हो, 6 4 जा, हम करते हैं मान लो अगर इस प्रकार से हो क्वेश्चन में कि 1/6 है और 1/8 है,
और दोनों का एडिशन है, तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप क्या निकालते हो? एलसीएम निकालते हो, तो 24 आता है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आता है? 24। फिर 6 से डिवाइड करते हो तो कितनी बार जाता है? 6 4 जा 24, तो फिर 4 1 जा 4, यहाँ पर ऊपर 4 लिखते हो। फिर 8 से कितनी बार जाएगा? तो 3 टाइम जाएगा। 8 3 जा 24, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हो 3, फिर आता है 7 में 24। ऐसे तो आप सॉल्व करते हैं। तो ये जो 24 होता है यही क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला दिए गए व्यंजक का मान कितना है? ऐसे क्वेश्चन देख के आप लोग डर जाते हैं। इसको देख के डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। करेंगे कैसे? तो करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है 2√3 माइनस प्लस 5√3 माइनस √12। ये कह रहा है कि इसको सॉल्व करो, तो इसका वैल्यू बताओ। तो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहली चीज़, जैसे यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पर कोशिश करो कि √3 आ जाए। तो कैसे आएगा? √12 को तोड़ो भाई, √12 को तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? कर सकते हैं हम ना, 2 × 2 × 3, मतलब 2 2 जा 4, 3 जा 12। अब यहाँ पे 2 2 का क्या हो गया? एक पेयर बन गया। यहाँ से 2 को बाहर निकालो तो हो जाएगा 2/√3। इसको यहाँ पर लिख दो, 12 के जगह पर लिख सकते हैं ना। तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे, 2√3 प्लस 5√3 माइनस 2√3। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या हो सकता है? √3 कॉमन हो सकता है, सब में है, √3 कॉमन हो सकता है। तो इसको हम क्या कर लेंगे? 2 + 5 माइनस 2, और यहाँ पर √3 कॉमन हो गया। ये 2 2 गेट कैंसल्ड और आंसर हो गया आपका 5√3। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे कि 5 संख्याएं हैं जो कि 12, 24, 35, 27 और 17 हैं, एक सेट के रूप में दी गई हैं। ये एक सेट मतलब ग्रुप। यदि सेट की प्रत्येक संख्या को 3 के साथ जोड़कर, मतलब हर संख्या को पहले 3 जोड़ा गया है और फिर 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो सेट की नई संख्याओं का औसत क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को जो समझ गया वो तुरंत 1 मिनट में कर लेगा। सबसे पहले सारे नंबर्स में क्या किया गया? 3 को ऐड किया गया है। सारे नंबर्स में कितना किया गया? 3 को ऐड किया गया। तो क्या करेंगे? 3 को ऐड कर दो। 12 में 3 को ऐड कर दिया, 12 + 3, फिर 24 + 3 एंड अगेन 35 + 3। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो लास्ट तक बना रहेगा डेफिनेटली इस आपके पेपर में आने वाले मैथ के बहुत सारे क्वेश्चंस को कर ले जाएगा। 27 + 3 एंड प्लस 17 + 3। ये सब में पहले 3 को ऐड किया है, ठीक है। तो ऐड करने में क्या हो गया? 15 हो गया, ये आपका 27 हो गया, ये आपका 38 हो गया, ये आपका 30 हो गया और ये आपका 20 हो गया। कह रहा है कि ये करने के बाद सब में 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इन सब में क्या करना है? 4 से मल्टीप्लाई कर देना, ×4, यहाँ पर ×4, यहाँ पे ×4, यहाँ पे ×4 और यहाँ पर ×4। अब ये जब करने के बाद हमको जो नई संख्या मिली है वो क्या मिल गई है? तो यहाँ पे मिल गया आपको 60, यहाँ पे मिल गया आपको 108 और यहाँ पर आपको मिल गया 152 और यहाँ पर मिल गया आपको 120 और यहाँ पे मिल गया 80। तो बोला इनका एवरेज क्या है? तो एवरेज निकालने का सिंपल फार्मूला, इन सबको ऐड कर दो और इनको काउंट कर लो। ये कितने हैं? 5 हैं। ये टोटल कितने हैं? 5 हैं। तो इनको पहले ऐड करेंगे, 60 + 108 + 152 + 120 एंड + 80 एंड डिवाइड बाई 5। इसको कर देंगे हम डिवाइड बाई 5 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 520/5 एंड इज इक्वल्स टू 104। ये क्या हो गया? आंसर हो गया 104। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय, पहले 8 km/h से चल रहा था मान लो, अब 8 km/h की बजाय 12 km/h की गति से चलता है, मतलब प्रति घंटे के हिसाब से चलता है, तो वह 54 किलोमीटर अधिक चल सकेगा। तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी थी? ठीक है, जैसे मान लो पहले वो x किलोमीटर चल रहा था, लेकिन x किलोमीटर कब चल रहा था? वो x किलोमीटर तब चल रहा था जब वो 8 km/h की गति से चल रहा था, मतलब 8 km/घंटे की गति से चल रहा था, तो x किलोमीटर चल रहा था। अब कह रहा है कि जब वो 12 km/h की गति से चल रहा है, 12 km/घंटा की गति से चल रहा है, तब कितना दूरी चल रहा है? तब वो चल रहा है x + 54 किलोमीटर।
x प्लस 54 किलोमीटर। तो कह रहा है कि तो उसके द्वारा वास्तविक तय की गई दूरी कितनी है। तो आपको क्या निकालना है, वास्तविक तय की गई दूरी। तो यहाँ पर हमने मान लिया है कि वास्तविक दूरी क्या थी, x थी। हमने मान लिया है वास्तविक दूरी क्या है, x है, और हमसे पूछ रहा है कि वास्तविक दूरी कितनी है, ये निकालो। तो हमने मान लिया वास्तविक दूरी x है। तो x किलोमीटर जाता है जब वो 8 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से जाता है, और x से 54 किलोमीटर ज़्यादा जाता है जब वो 12 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है। लेकिन अब ये x प्लस 54 को इस दूरी को तय करने में जो समय लगा है, x प्लस 54 किलोमीटर को तय करने में जो समय लगा है और x किलोमीटर को तय करने में जो समय लगा है, वो दोनों में क्या होगा, सेम होगा। दोनों में क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि ये कह रहा है कि जब स्पीड थी 8 किलोमीटर पर घंटा तो x किलोमीटर चला उसी समय में, दिए हुए समय में, और जब स्पीड हो गई 12 किलोमीटर पर घंटा तब वो x प्लस 54 मतलब 54 किलोमीटर ज़्यादा चल गया उतने ही समय में। तो हम क्या करेंगे, समय निकाल लेंगे और तुरंत आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो x दूरी तय करने में जो समय लगा वो क्या हो जाएगा, समय क्या होता है, समय होता है दूरी बटे चाल या डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर पहली समय क्या था, वो था x/8। पहले x किलोमीटर चल रहा था, x किलोमीटर चला 8 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, और जब 12 किलोमीटर पर घंटा हुआ तो 54 किलोमीटर ज़्यादा चला, लेकिन उतने में उस समय में ही। तब समय कितना हो गया, फिर ये मान लो समय 1 था और ये समय 2 हो गया। लेकिन समय 1 क्या होगा, समय 2 के बराबर होगा, क्योंकि उतने समय में ही 54 किलोमीटर ज़्यादा चला है, ज़्यादा समय नहीं लिया है। अब समय क्या हो जाएगा, x प्लस 54 डिवाइड बाई 12, और दोनों समय आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समय 1 इक्वल टू समय 2, समय मतलब टाइम, जो लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे जान लें। ये दोनों को बराबर कर दो, क्योंकि उतने समय में ही 54 किलोमीटर ज़्यादा चला है। तो कर दो x डिवाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू x प्लस 54 डिवाइड बाई 12। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा x इक्वल्स टू आ जाएगा 108, जो कि हमने क्या माना है, वास्तविक दूरी, और यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर 108 किलोमीटर। क्योंकि दो क्वेश्चन को समझो, कह रहा है जब 8 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रहा था तो x किलोमीटर चला, और जब 12 किलोमीटर पर घंटे की गति से चला तो x प्लस 54 किलोमीटर चला, मतलब 54 किलोमीटर ज़्यादा चला। तो देखो उतने समय में ही, समय नहीं बढ़ा है, पहले 8 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रहा था तब वो x किलोमीटर चला, और जब 12 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चला तो x प्लस 54 ज़्यादा चला, तो दोनों का समय बराबर हो जाएगा, और उतने समय में 54 किलोमीटर ज़्यादा चला है तो x प्लस 54 चला इसमें। इसका समय ऐसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ जाता है, ठीक है, और फिर 44% घट जाता है, तो उसके वेतन में जो परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना था, उसके वेतन में कुल परिवर्तन का प्रतिशत कितना था। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं ये दो क्रमिक परिवर्तन में आते हैं। जैसे मान लो दो क्रमिक परिवर्तन कभी भी हो तो इसका एक फार्मूला होता है, बहुत आसान तरीके से इस फार्मूले को यूज करेंगे तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, और ये मैं आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में भी बताया है। जैसे मैंने कहा था कि दो लगातार परिवर्तन, टू कॉन्जुगेटिव मतलब दो क्रमिक परिवर्तन अगर होता है, जैसे मान लो एक आयत दिया हो, क्या दिया हो, आयत दिया हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं इसके साथ ही बता दे रहा हूँ, और कह दे कि उसके लंबाई में x% की वृद्धि हुई और चौड़ाई में y% की वृद्धि हुई। जैसे मान लो एक आयत था, मैं यहाँ पे छोटा सा बना रहा हूँ, अब इसका लंबाई जो भी था उसमें मान लो x% की वृद्धि हो गई, ठीक है, और चौड़ाई में y% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, तो देखो पहले आयत ये था, ये क्षेत्रफल बढ़ गया है, तो पूछे क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। मान लो यहाँ पे लंबाई में x% की वृद्धि हुई और चौड़ाई में यहाँ पे y% की वृद्धि हुई, तो इसमें कितना प्रतिशत इसका क्षेत्रफल बदल गया। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको कर देना x प्लस y प्लस x इंटू वाई एंड डिवाइड बाई 100, और इससे आपको क्या निकल जाएगा, परसेंटेज चेंज, यानी प्रतिशत बदलाव, प्रतिशत चेंज जो कितना हुआ, परसेंटेज चेंज, इसी फार्मूले से आ जाएगा। अब देखो ये तो मैंने बताया कि वृद्धि, अगर मान लो कह देता कि आयत के क्षेत्रफल में आयत की लंबाई जो है, लंबाई x% बढ़ गई, लंबाई को बोल देता कि x% बढ़ गई, और चौड़ाई को बोलता यानी कि ब्रेथ
वो बोलता है कि y% घट गई, y% घट गई, तब हम क्या करते, तब बोलता है क्षेत्रफल में कितने % का बदलाव हुआ। तो हमको कुछ नहीं करना है, सेम फार्मूला अप्लाई करना है, लेकिन जहाँ पे बोलेगा घट गई वहाँ पर माइनस लेना है, जहाँ पे बोलेगा घट गई वहाँ पे क्या लेना, माइनस लेना है। तो हम क्या कर लेंगे, x माइनस वाई, प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस वाई ले लेंगे, एंड फिर प्लस, अब यहाँ जो मल्टीप्लाई करेंगे क्या कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे x इंटू माइनस वाई का मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड बाई 100। इसको जब हम कर देंगे तो हमारा परसेंटेज चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि वेतन में 2 क्रमिक परिवर्तन हुआ है, पहले 50% बढ़ जाता है और फिर 44% घट जाता है। तो क्या हो गया, 2 कॉन्जिक्यूटिव आपका चेंज हो गया, 2 लगातार 2 क्रमिक परिवर्तन हुआ है। तो क्या करोगे, देखो यहाँ जो 50% है ये वृद्धि है, 50% क्या है, वृद्धि है, तो इसको हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे। और कह रहा है फिर 44% घट गया, तो इसको हम -44% लेंगे, ठीक है। अब इसको हम रख देंगे x प्लस वाई और प्लस x इंटू वाई इंटू 100। तो क्या कर लेंगे, 50 प्लस 50 माइनस 44, ठीक है, एंड अगेन प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, $50 इंटू -44 करेंगे साइन के साथ, एंड डिवाइड बाई 100। अब देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस 50 -44, और ये क्या हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 4 हो जाएगा 50, एंड फिर 5 इंटू 4 हो जाएगा ये 0 प्लस 2, तो हो जाएगा 220, 220 के आगे एक 0 और हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस हो जाएगा ये, -2200 डिवाइड बाई 100, 100 से कट जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा आपका 50 में से 44 जाएगा तो हो जाएगा 6 एंड -22, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर -16%। तो ओवरऑल देखो माइनस साइन है, माइनस साइन का मतलब क्या है, मतलब घटोतरी हुई है। तो फाइनली क्या हुआ, इसके वेतन में -16% की कमी हुई है, इसके वेतन में क्या हुआ, -16% की कमी हुई है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो हम सीधे कर लेंगे। देखो कन्वेंशनल मेथड से भी कर सकते हैं, अगर किसी को कन्वेंशनल मेथड से जाना तो आप कमेंट पे मेंशन करना, मैं आपके लिए अलग से उसको कन्वेंशनल मेथड से भी सॉल्व करना सिखा दूंगा। लेकिन एग्जाम में आप कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे समय कम होता है, आप इस प्रकार से क्वेश्चन को जल्दी कर ले जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि अब ए को गुणा का संकेत मान लो, ए को गुणा का संकेत मान लो, बी को विभाजन का संकेत मान लो मतलब डिवीजन, सी को योग का संकेत मान लो, और डी को घटाव का संकेत मान लो। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो ए की जगह पे आपको क्या रखना है, ए की जगह गुणा रख देना है, ठीक है, 8 इंटू 3। सी की जगह क्या रखा है, योग, तो सी की जगह पे यहाँ पे योग रख लो, यहाँ पे प्लस कर लो 2, और फिर दिया है 24 है, नॉट 2, 24, और फिर दिया है बी, बी की जगह पे क्या रखना है आपको, विभाजन रखना है, तो विभाजन मतलब विभाजन का आपका सिंबल रख लो, और यहाँ पे कर लो 2। अगेन क्या दिया है, बी के बाद यहाँ पे दिया डी, 12 के बाद दिया डी, डी की जगह क्या रखना है, घटाव का संकेत यानी कि सब्सट्रैक्शन, -19। इसको सॉल्व करना है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा ये आपको राइट डाउन करना है। तो आपका आंसर, अब इसको सॉल्व करना और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 7। अब इसमें मैं समय नहीं वेस्ट करूँगा आपका, अब इसको सॉल्व करना, आ जाएगा 7, ना आए तो मुझे कमेंट करना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि अन्ना जो है किसी बैंक में एक निश्चित राशि का निवेश करते हैं। अच्छा, जो निवेश करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसी को हम प्रिंसिपल अमाउंट मान लेते हैं। जो निवेश किया उसे हम क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट मान लेंगे, ठीक है। जो साधारण ब्याज देता है और 2 साल के अंत में एट द एंड ऑफ 2 ईयर निवेश का मूल्य रुपया था 240, मतलब 2 साल के अंत में जो निवेश का मूल्य था वो 240 रुपया था, और 3 साल तक इंतजार किया तो उसे अंत में मिला 420 रुपया। तो उसके द्वारा आरंभ में निवेश की गई कुल मूल राशि कितनी थी। वो आपसे क्या पूछ रहा है, निवेश पूछ रहा है, मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है। जो उसने शुरुआत में प्रिंसिपल किया था, जो निवेश किया था, उससे आपसे क्या पूछ रहा है, निवेश का वास्तविक मूल्य पूछ रहा है, मतलब आपसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है कि 3 साल पहले उसने जो प्रिंसिपल अमाउंट निवेश किया था तो उसका वैल्यू क्या है। देखिए, पहली बात, जब उसने निवेश किया
तो निवेश करने के 2 ईयर बाद, 2 साल बाद, आफ्टर 2 ईयर उसे कितना पैसा मिला? 2 साल बाद जो 2 साल के अंत में निवेश का मूल्य था वो कितना था? 240 रुपया था एट द एंड ऑफ 2 ईयर। एट द एंड ऑफ, अब समझ जाना, एट द एंड नहीं लिख पाया मैं, एट द एंड ऑफ 2 ईयर उसके पास 240 रुपया था और कह रहा है कि 3 साल तक और इंतज़ार किया। तो 2 ईयर के बाद उसने 3 ईयर और इंतज़ार किया, मतलब आफ्टर 3 ईयर, मतलब 2 और प्लस 3 5 साल, तो 3 साल और जब इंतज़ार किया तो उसे प्राप्त हुआ 420 रुपया। 420 रुपया। तो पूछ रहा है कि निवेश की गई आरंभ में राशि कितनी थी, मतलब कि ये 3 और 2, 5 साल पहले उसने कितना प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया था, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम करेंगे कि दिया है 5 साल बाद। देखो पहले जब कह रहा है कि 2 साल बाद, इसको 240 रुपया हो गया और फिर 3 साल और, मतलब कि 5 साल बाद 420 रुपया हो गया। तो ये जो गैप है ना 3 साल का, ये 3 ईयर का जो गैप है, इस 3 साल के गैप में उसका कितना पैसा बढ़ा, 240 से 420 रुपया हो गया। तो जो 3 साल का गैप था ना, यही क्या है, इसका इंटरेस्ट है। और कैसा इंटरेस्ट है? साधारण ब्याज है। कैसा इंटरेस्ट है? साधारण ब्याज। तो हम इस गैप का, ये 3 साल का जो गैप है, इसका हम साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे? 3 ईयर का साधारण ब्याज, 3 साल का जो साधारण ब्याज होगा, साधारण ब्याज होगा, वो कैसे निकालेंगे? वो हम कर लेंगे यहाँ पर डायरेक्ट। 420 माइनस 240 करेंगे जब, तो क्या आ जाएगा? इसका साधारण ब्याज आ जाएगा। और ये कितना रुपया आएगा इसका? 240 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 180 रुपया। लेकिन हमको साधारण ब्याज नहीं निकालना था, हमें निकालना है कि 5 साल पहले उसने कितना पैसा निवेश किया। तो अच्छा देखो, अगर 3 साल का साधारण ब्याज है 180 रुपया, तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? अगर 3 साल का साधारण ब्याज 180 रुपया हो गया, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 2 ईयर का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज तो पहले 1 साल का निकालेंगे, तो 1 साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? 1 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 180/3, क्योंकि 3 साल का कितना है? 180 है, तो 1 साल का हो जाएगा 180/3। और 2 साल का फिर कैसे निकालेंगे? 180/3 इंटू 2। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 साल का साधारण ब्याज 120 रुपया। 120 रुपया, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं अलग अलग कर दूँ, समझ में आ जाएगा। तो हमको 2 साल का साधारण ब्याज आ गया 120 रुपया। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 साल पे उसको 240 रुपया मिला था, तो 2 साल बाद उसको 240 मिला था। तो 2 साल पहले कैसे निकालेंगे? तो 2 साल पहले हम ये 2 साल का साधारण ब्याज इसमें से माइनस कर देंगे। तो 2 साल बाद इसको मिला था 240 रुपया। तो हमको क्या निकालना है? हमको मूल निवेश निकालना है। मूल निवेश, मूल निवेश। तो मूल निवेश क्या होगा? मूल निवेश होगा जो 2 साल पे उसका पैसा था 240 रुपया, इसमें से हम ये 2 साल का जो इंटरेस्ट निकालें 120 रुपया, ये माइनस कर देंगे 120 रुपया। तो इसका क्या आ जाएगा? मूल निवेश 120 रुपया आ जाएगा। इसका मूल निवेश कितना था? रुपया 120। अब देखो ये क्वेश्चन को मैं परसेंटेज वाले चैप्टर में भी समझाया हुआ हूँ, जिसको प्रिंसिपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट ये समझना हो तो पीछे परसेंटेज के लेक्चर को जाके देखिएगा, वहाँ पर मैंने समझाया हुआ है। फिर भी अगर आपको ब्रीफ चाहिए तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी कि जैसे मान लो, मैं एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ। अगर आपने किसी को 1000 रुपया दिया, 1000 रुपया आपने दे दिया, और उस व्यक्ति ने कहा कि हम आपको इस पर हर साल 10% का इंटरेस्ट देंगे। कितने परसेंट का इंटरेस्ट देंगे? 10% का इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। तो क्या करेगा? हर साल आपको 1000 का 10% इसमें इंटरेस्ट जोड़ देगा। 1000 इंटू 10/100, और ये आ जाएगा आपका 100 रुपया। 100 रुपया आ जाएगा, ठीक है। ये पहले साल हो गया। तो मान लो ये पहले साल ये 10% का इंटरेस्ट दे रहा है पर ईयर, मान लीजिए। तो पहले साल आपको 100 रुपया इंटरेस्ट दे देगा, ठीक है। और सेकेंड ईयर, दूसरे साल सेकेंड ईयर क्या करेगा? सेकेंड ईयर फिर से आपको 1000 इंटू 10/100 यानी कि 100 रुपये का फिर से आपको इंटरेस्ट दे देगा। तीसरे साल क्या करेगा? थर्ड ईयर क्या करेगा? थर्ड ईयर अगेन आपको 1000 पर 10/100 के हिसाब से 100 रुपये इंटरेस्ट देगा। यानी कि हर साल 100 + 100 + 100, 3 साल में आपको 300 रुपये इंटरेस्ट दे दिया। जबकि अगर मान लीजिए उसने अगर आपको पहले साल इंटरेस्ट नहीं दिया
तो ये क्या होगा आपका, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है 1000, ये बदलेगा नहीं, ये हर साल प्रिंसिपल अमाउंट 1000 ही है, हर साल प्रिंसिपल अमाउंट 1000 ही है। यही होता है साधारण ब्याज। अगर अगले साल ये मान लीजिए 1000 और प्लस ये इंटरेस्ट जो 100 रुपया है, इसको जोड़ के 100 रुपया और जोड़ देता और आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता, जो आपका मूल निवेश था ये हो जाता 1100, तब आप सॉरी 1100, एक ही जीरो आएगा, तो 1100, तब आपका ये क्या हो जाता है, ये प्रिंसिपल अमाउंट बदल जाता, तो ये क्या हो जाता है, ये चक्रवृद्धि हो जाता, फिर ये चक्र वृद्धि हो जाता। लेकिन अगर हर साल आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेम है और उसी पे इंटरेस्ट दे रहा, तो वो साधारण ब्याज हो जाएगा। और जो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है वो क्या होता है, मूलधन, मैं साधारण ब्याज का फार्मूला बता रहा हूँ, ये लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल इंटू दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू समय यानी कि टाइम, समय यानी कि टाइम, सॉरी हाँ समय यानी कि टाइम, एंड डिवाइड बाई 100। यही होता है फार्मूला साधारण ब्याज का, जिसे हम कहते हैं मूलधन इंटू दर इंटू समय, यानी PRT, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, ये T है, ये T है बटे 100। यही क्या होता है, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का अलग से लेक्चर है, जिसको जानना होगा वहाँ पर जाकर देख सकता है। अब देखिए, मैंने जो लीनियर इक्वेशन आपको बताया था, उसी पर जो सबसे पहले आज मैंने आज का लेक्चर स्टार्ट करते ही बताया था, उसमें 3 कंडीशन बताए थे। तो अब देखिए आपके थर्ड कंडीशन पर एक और क्वेश्चन आ गया है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वहाँ भी के की वैल्यू पूछा था, यहाँ भी के की वैल्यू पूछ रहा है। बोला के की किस मान के लिए समीकरण की प्रणाली 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 में असीम रूप से कई समाधान है। अच्छा, असीम रूप से कई समाधान, इसी का मतलब है अनंत हल हैं, अनंत समाधान है, या इनफाइनाइट सोल्यूशन है। इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इसी को अंग्रेजी में इनफाइनाइट सोल्यूशन कहेंगे, या अनंत हल कहेंगे, असीम रूप से कई समाधान कहेंगे। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे समझेंगे इस क्वेश्चन को, आइए समझाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया हुआ था लीनियर इक्वेशन का, तो आइए कंपेयर करते हैं। तो देखिए, मैं जैसे सबसे पहला इक्वेशन यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2x को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, 2x + 3y = 5 है, तो 5 को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x + 3y एंड -5 = 0। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया था a1x + b1y + c1 = 0। तो a1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंपेयर करो, ये हो जाएगा a1 की जगह पे a1 = 2, b1 की जगह पे 3, b1 = 3 एंड c1 = ये कॉमा है, c1 = -5। सिमिलरली इस वाले को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, इस वाले क्वेश्चन को भी, तो ये हो जाएगा आपका 4x + ky एंड 10 को इस तरफ ले आएंगे, 10 को इस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा -10, और ये इसको हो जाएगा 0। इसको फिर से हमको कंपेयर करना है, तो हो जाएगा a2x + b2y + c2 = 0। ये हो गया। अब इसके बाद जो है हम a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कंपेयर करो, a2 = 4, b2 ये 4 है, कंफ्यूज नहीं होने का, b2 = k एंड c2 = -10। अब हमें क्या कंपेयर करना है, ये कह रहा है कि असीम रूप से कई समाधान है, तो असीम रूप से कई समाधान है, इसका मैंने आपको क्या बताया था कंडीशन, तो ये हो जाएगा आपका a1 = a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये कंपेयर कर देंगे, हमारा कंडीशन फॉलो हो जाएगा। और हमसे क्या पूछ रहा है, के किस मान के लिए अनंत समाधान है, तो हमको के की वो वैल्यू निकालनी है, तो इस कंडीशन से हमें निकल जाएगी। वैल्यू को रखेंगे, a1 दिया है 2/4, मतलब a1/a2, तो a1 दिया है 2 और a2 दिया है 4, तो हो जाएगा 2/4, और यहाँ पर दिया है b1 3 दिया है और b2 दिया है k, तो b1 की जगह पे हम यहाँ 3 रख देंगे और b2 की जगह पे हम k रख देंगे,
और इसको सॉल्व करेंगे, हमको यहीं से के की वैल्यू आ जाएगी। कंडीशन तो यही है, अगर एग्जाम में कभी कंडीशन पूछता है तो ये आप टिक कर देना। अब इसको हम जो यहाँ से रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, तो हो जाएगा 2k इक्वल्स टू 12 एंड k इक्वल्स टू 6। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, देखने में टफ लग रहा था। k इक्वल्स टू 6 ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो k की वैल्यू 6 रख देंगे तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे, या असीम रूप से कई समाधान हो जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि a के पास 63 ग्राम, कोई व्यक्ति है a और उसके पास 63 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं। मतलब इसके पास जो सिल्वर कॉइन है उसका वेट कितना है, 63 ग्राम। 63 ग्राम पर सिल्वर कॉइन, मतलब एक चांदी का सिक्का जो वेट है उसका 63 ग्राम है, सिल्वर का जो कॉइन है। और बी के पास 77 ग्राम वाले चांदी के सिक्के हैं। बी कोई व्यक्ति है और उसके पास जो कॉइन्स हैं वो 77 ग्राम पर सिल्वर कॉइन है, मतलब एक चांदी के सिक्के का है, सिल्वर कॉइन्स हैं। यदि चांदी के सिक्कों का वजन पूर्णांकों में, मतलब चांदी के सिक्कों, मतलब इसके पास कई सारे सिक्के हैं, ए के पास भी कई सिक्के हैं और बी के पास भी कई सिक्के हैं, लेकिन जो मान लो x सिक्के हैं तो x इंटू 63 करेंगे तो जो नंबर्स आएगा वो क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। तो चांदी के सिक्कों का वजन पूर्णांकों में है। यदि सिक्कों के सभी सिक्कों के लिए समान है, और सभी सिक्कों के लिए क्या है, समान है, तो ए और बी के पास एक साथ कम से कम कितने सिक्के हैं, ए और बी के पास कम से कम कितने सिक्के हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में दोनों को अगर हमको सेम करना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, क्या मानना पड़ेगा, हम मान लेंगे ए के पास n सिक्के हैं और बी के पास m सिक्के हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ए के पास n नंबर ऑफ कॉइन है और बी के पास m नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। ठीक है, अब ए के पास सिक्कों का वजन है 63 ग्राम, ये सॉरी पर सिल्वर नहीं है, ये टोटल 63 ग्राम है, और बी के पास जो सिक्कों का वजन है वो कितना है, 77 है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन में टोटल वेट दिया हुआ है, मैंने पर सिक्का मान लिया, इसको करेक्ट कर लीजिए। जो कह रहा है ए के पास 63 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के, तो इसके पास टोटल वेट 63 ग्राम है, एक सिक्के का नहीं है, ये कट कर देता हूँ मैं, ये पर सिक्का नहीं है, टोटल सिक्कों का वेट इसके पास 63 ग्राम है और उसके पास जो टोटल सिक्कों का वेट है वो 77 ग्राम है क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि ए के पास n सिक्के हैं और बी के पास m सिक्के हैं, और जो पर सिक्के का वेट है वो x है। मान लेते हैं जो सिक्के का वेट है वो कितना है, x है, तो n इंटू एक्स करेंगे तो आ जाएगा 63 ग्राम। और इसी प्रकार से b का करेंगे हम तो m इंटू वाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 77 ग्राम। तो कह रहा है कि ये कैसे होगा कि 63 ग्राम और 77 ग्राम, तो सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, मतलब n की वैल्यू क्या है और m की वैल्यू क्या है। तो इसको सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि 63 का फैक्टर कर दो और 77 का फैक्टर कर दो। तो क्या कर सकते हैं फैक्टर, हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि n इंटू एक्स इक्वल्स टू 63 का फैक्टर क्या होगा, 9 इंटू 7, 9 इंटू 7, 9 7 जा 63 या 9 7 63, और m इंटू एक्स को जब फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 7। यही इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है। तो देखो जब इस दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे, मान लेते हैं इसको इक्वेशन ए और इसको मान लेते हैं इक्वेशन बी, और जब इसको कंपेयर करेंगे तो ये जो 7 है x की जगह पे मिल रहा है और जो 9 है वो n की जगह पे मिल रहा है। इसी प्रकार से जो 7 है x की जगह पे मिल रहा है और जो 11 है वो m की जगह पे मिल रहा है। तो ये 7 क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू हो जाएगी। बाई कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक है, दोनों में कॉमन है चूँकि वेट, और n इक्वल टू 9 आ जाएगा और m इक्वल टू 11 आ जाएगा। तो पूछ रहा है कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, या फिर कह रहा है ए और बी के पास एक साथ कम से कम कितने सिक्के हैं, कि साथ कम से कम कितने सिक्के हैं। तो मतलब दोनों को पूछ रहा है एक साथ, तो n प्लस m कर लोगे तो 11 प्लस 9 n प्लस m, मतलब दोनों के पास सिक्के 11 प्लस 9 यानी कि 20 कॉइन्स हैं। कितने कॉइन्स हैं, 20 कॉइन्स हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 20 कॉइन्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट प्रत्येक 65 केजी के औसत भार के केवल
6 लोगों को ले जा सकता है। यदि उस लिफ्ट में 5 लोगों का औसत भार 67.5 है तो छठे व्यक्ति का अधिकतम भार कितना हो सकता है। पहले प्रश्न को समझते हैं, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर लेंगे। एक बार क्वेश्चन को समझाते हैं। तो देखिए कह रहा है कि एक लिफ्ट है, मान लीजिए एक लिफ्ट है, वो ये कह रहा है कि इस लिफ्ट में 65 केजी औसत भार के 6 लोगों को ले जा सकता है। मतलब कि 65 केजी के 6 लोग जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 65 इंटू 6 यानी कि 6 पच्चे 30 शून्य और 6 इंटू 6 36 एंड प्लस 3 390 केजी। तो इस लिफ्ट का जो क्षमता है ले जाने का लोगों का वो 390 केजी है। मतलब 390 केजी वजन को ये उठा सकता है। और कह रहा है कि अगर उसमें 5 लोगों का औसत भार 67.5 केजी है, मतलब कि 5 लोग 67.2 किलो के उसमें जा चुके हैं। जैसे 1 2 3 4 एंड 5, ये पाँचों लोगों का जो वज़न है वो है 67.2 एक आदमी का है। तो 5 का कितना हो गया इंटू 5, यानी कि 5 लोगों का इसमें भार कितना हो गया, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 केजी हो गया। तो कह रहा है कि जो छठा व्यक्ति होगा उसका कितना वजन हो सकता है छठे व्यक्ति का। तो इसका वजन कैसे निकालेंगे, देखो हमने निकाला है लिफ्ट की कैपेसिटी कितनी है 390 केजी। तो ये छठे व्यक्ति को कितना केजी का ले जा सकता है, तो लिफ्ट की जो कैपेसिटी है 390 केजी, इसमें से घटा दो 5 लोगों का वजन 336 केजी, और ये जो आंसर आएगा ये आपका हो जाएगा 54 केजी। मतलब 54 केजी का एक और आदमी इसमें जा सकता है, क्योंकि जब 54 इसमें ऐड करोगे ना 336 में आप 54 केजी ऐड करेंगे तो उस लिफ्ट की क्षमता कितनी है 390 केजी, उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 54 केजी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि अधिकतम वेतन के लिए, मान लीजिए आपकी जॉब लग गई। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपके उसमें भी समझाया था, परसेंटेज वाले चैप्टर में भी, बट फिर भी एक बार समझाते हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि आपकी जॉब लग गई, और जॉब लग गई तो आपको कंपनी ने 2 ऑफ़र दिया। कहा कि हम आपका हर तिमाही में 10% वृद्धि बढ़ा देंगे, मतलब हर 3 महीने पे आपके सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट होगा, या फिर साल में एक बार 40% इंक्रीमेंट करेंगे। आपको दोनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट वन ऑफ देम। तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ये आपसे पूछा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करने में आपकी तनख्वाह ज़्यादा बढ़ेगी, किसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो कैसे करेंगे वही पूछ रहा है। अधिकतम व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति के वेतन वृद्धि का विकल्प चुनिए। मतलब विकल्प को चुनना है कि हर तिमाही में 10% आपके वेतन में इंक्रीमेंट हो, कि साल में एक बार 40% का इंक्रीमेंट हो। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसके पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी आपसे ये कहे कि आपका वेतन 10% बढ़ गया, आपके वेतन में 10% का इंक्रीमेंट हो गया। मान लो आपसे कहे कि 100 रुपये आपका सैलरी है और इसमें 10% का इंक्रीमेंट हुआ। कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 10% की वृद्धि हुई। इंक्रीमेंट मतलब वृद्धि। और आपसे पूछे कि आपका वेतन कितना हुआ, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर यह कर सकते हैं कि आपका मूल वेतन कितना है 100 रुपया है, और अब वृद्धि कितने का हो रहा है 100 प्लस 100 इंटू 10/100, मतलब 10% की वृद्धि हो रही है ना, यही हो रही है आपके वेतन में वृद्धि। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये आपका मूल वेतन था, मूल वेतन में वृद्धि जुड़ जाती है ना, तब आपका नया वेतन मिलता है। अगर आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 का 10% आप निकाल लो यहाँ पे। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से आप 100 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10/100। ठीक है, और अगर इसको आप और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 110/100, ये आपका हो गया नया वेतन। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि अगर आपके वेतन में 10% की वृद्धि हो रही है तो आपको 10% वृद्धि निकाल के जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेतन में 100 इंटू 110/100 करेंगे तो डायरेक्ट आपको ये क्या मिलेगा, नया वेतन मिलेगा, नया वेतन। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। ये आपको क्या हो जाएगा, न्यू वेतन, नई सैलरी है ये, नया वेतन, ना कि वेतन की वृद्धि। बात को समझेंगे, वेतन की वृद्धि कितनी होगी, देखो मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ।
अगर आपका वेतन था मान लो 100 रुपया और किसी ने कहा कि आपका 10% वेतन बढ़ गया, तो आपका नया वेतन क्या होगा? तो डायरेक्ट आप ऐसे कर लोगे, 100 इंटू 110/100 करोगे ना, तो इससे आपका डायरेक्ट आपका नया वेतन मिल जाएगा। और इसको निकालने का जो पुराना तरीका जो आपको पता है वो क्या है? आप क्या करोगे, सबसे पहले वेतन की वृद्धि निकालोगे, करोगे 100 इंटू 10/100, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आ गया 10 रुपया। 10 रुपया वेतन की वृद्धि है। पहले आपका वेतन था 100 रुपया, पहले आपका वेतन क्या था? मूल वेतन था 100 रुपया, मूल वेतन, और वृद्धि कितना हो गया? 10 रुपया। तो इसमें 10 रुपया जोड़ोगे तो आपका वेतन आ जाएगा 110 रुपया। ठीक है, और यही चीज़ आपको डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगी। डायरेक्ट यहाँ से 100 इंटू 110/100 करोगे तो क्या हो जाएगा? 100 इंटू 110/100, 10% की वृद्धि है ना, तो ये कट जाएगा और आपको मिल जाएगा 110 रुपया। ठीक है, तो आप एग्जाम में अगर ऐसे करोगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और ऐसे करोगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप एग्जाम में जब भी पूछेगा कि आपका वेतन 100 रुपया बढ़ गया, सॉरी 10% बढ़ गया, बोलेगा एग्जाम में कि आपके वेतन में 10% की वृद्धि हुई है, तो आप क्या करोगे? आपका वेतन मान लो 100 रुपया या फिर 100 रुपया, कुछ भी मान लो, इंटू 110/100 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डायरेक्ट नया वेतन मिल जाएगा, डायरेक्ट नया वेतन मिल जाएगा। यहाँ पर अगर या तो आप बेसिक से करो, पहले 10% निकालो। 10% कैसे निकालोगे? 100 गुणे 10/100 करोगे तो 10 रुपया आएगा, और मूल वेतन था आपका 100 रुपया, मूल वेतन में 10 रुपये की वृद्धि जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 110 रुपया। ठीक है, या तो आप इस तरीके से करो, और या तो डायरेक्ट आपका मूल वेतन था 100 इंटू 110/100 कर दो तो 110 रुपया डायरेक्ट आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? नया वेतन हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रयोग अभी हम करेंगे, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये कह रहा है कि आपके वेतन में हर तिमाही में 10% की वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? देखो, पहले एक साल में कितना महीना होता है? एक साल में होता है 12 महीना। ठीक है, एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। अब एक तिमाही होता है 3 महीने का। एक तिमाही मतलब 3 महीने का। एक तिमाही का मतलब क्या है? 3 मंथ। एक तिमाही मतलब 3 मंथ, 3 महीना। हिंदी में बोलेंगे महीना, अंग्रेजी में बोलेंगे मंथ। तो साल भर में कितना तिमाही हुआ, या 1 ईयर में कितना तिमाही हुआ? तो 1 ईयर में आपका हो जाएगा 12/3, यानी कि 4 तिमाही। 4 तिमाही यानी 3-3 महीने के 4 टुकड़े, 4 तिमाही होगा एक साल में। ठीक है, तो कह रहा है कि हर तिमाही 10% की वृद्धि होगी, तो आपका हर बार वेतन बदल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? हमने बताया कि आप डायरेक्ट निकाल लोगे। 100 नया वेतन क्या हो जाएगा? 110/100। फिर कह रहा है कि एक बार और बढ़ेगा, 110/100। हर बार मैं नया वेतन निकाल रहा हूँ, वृद्धि नहीं निकाल रहा हूँ। फिर आपका हो जाएगा 110/100। इसीलिए मैंने आपको समझाया है नीचे कि 110/100 करेंगे तो डायरेक्ट क्या निकलेगा? आपका नया वेतन निकलेगा। वेतन में कितना रुपया बढ़ा वो नहीं निकलेगा, सीधे नया वेतन निकल जाएगा। दोनों में फ़र्क है, ध्यान से सुनिएगा। आपका नया वेतन निकलेगा, यह नहीं निकलेगा कि वेतन में कितना रुपया बढ़ा। मतलब कि 100 रुपये में 10% बढ़ा तो 110 रुपया हो रहा है। ठीक है, तो आपका क्या मिलेगा? नया वेतन मिलेगा। तो आप 110 इंटू 110 इंटू 4 बार करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा? डायरेक्ट नया वेतन मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर हर तिमाही पे 10% बढ़ रहा है, ये पहला 10%, ये दूसरा 10%, ये तीसरा 10%, ये चौथा 10%, इस प्रकार से 4 बार आपके वेतन में 10% की जब वृद्धि होगी तो आपका नया वेतन क्या हो जाएगा? तो आपका नया वेतन डायरेक्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो नया वेतन होगा वो हो जाएगा 146 रुपया, 146.41 रुपया। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा। ठीक है, ये कब हो रहा है? ये पहले ऑप्शन में, ऑप्शन ए, जब आपका हर तिमाही पे 10% बढ़ रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या है? आपके वेतन में 40% की वृद्धि हुई। तो देखो, मैं फिर से आपको एक बार समझाना चाह रहा हूँ। आपके वेतन में जब 40% की वृद्धि हुई तो आप क्या करेंगे? 100 गुणे 140 बटे, पहले 10% था तो 110 बटे किया, अब 40% है तो 140/100 करेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। इससे आपका जो आएगा आंसर वो हो जाएगा 140 रुपये की वृद्धि। आपके वेतन में कितने रुपये की वृद्धि हुई? 140 रुपये की वृद्धि हुई, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, मतलब समझ गए? जब भी आपसे कहे कि आपके वेतन में 40% की वृद्धि हुई तो आपका नया वेतन क्या होगा, तो डायरेक्ट आप कर लेना 140/100, डायरेक्ट कर लेना 140/100। इससे जो मिलेगा ये आपको नया वेतन मिलेगा। अच्छा, ठीक है, अब ये आपके पहले ऑप्शन से जो आपका वेतन हो रहा है वो 146 रुपया हो रहा है, और जो दूसरे ऑप्शन से वेतन हो रहा है साल में एक बार 40% की वृद्धि, तब 140 रुपया हो रहा है। तो किस में आपको फ़ायदा है? पहले वाले ऑप्शन में फ़ायदा। देखो यहाँ 6 रुपये ज़्यादा बढ़ा, 6 रुपया ज़्यादा बढ़ा। तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको और समझा देना चाहता हूँ। जब भी कहे कि आपके वेतन में 40% की वृद्धि हुई तो नया वेतन क्या हुआ? मान लो आपसे कहा कि 100 रुपया आपका वेतन है और आपके वेतन में मेन वेतन आपका 100 रुपया है, वेतन आपका कितना है? 100 रुपया है, वेतन 100 रुपया है,
और इसमें 40% का वृद्धि हुआ, 40% का वृद्धि हुआ, तो इसको निकालने का दो तरीका है। बोले फिर नया वेतन क्या है, नया वेतन क्या है, नया वेतन क्या है अगर पूछता है तो क्या करेंगे आप। देखो आपके पास दो तरीका है। मान लो आपका मूल वेतन कितना है, 100 रुपया है, और वृद्धि कितना हुआ, 40% का हुआ, तो कर लो 100, इसका 40% निकालोगे तभी तो मिलेगा आपको नया वेतन। 100 गुणे 40/100, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा ये आपका मूल वेतन 100 रुपया और इसमें वृद्धि है 40 रुपया, तो आपका कितना हो गया, 140 रुपया हो गया। अब ये निकालने का जो सबसे शॉर्टकट तरीका जो आप एग्जाम में बार बार यूज करोगे, क्या करोगे, 100 गुणे 140/100, डायरेक्ट आपका वेतन में वृद्धि आ जाएगा 140, नया वेतन आ जाएगा, सॉरी डायरेक्ट आपका नया वेतन आ जाएगा 140 रुपया। तो एग्जाम में यही यूज करना, नया वेतन आपका कितना होगा, 140 रुपया, ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो बेसिक तरीके से करिएगा, पहले कितना रुपया बढ़ा वो निकालिएगा, फिर मूल वेतन में जोड़िएगा। ये 40 रुपया क्या है, कितना रुपया बढ़ा, 40% बाद 40 रुपया बढ़ा है, 100 + 40, मूल वेतन 100 रुपया, 40 रुपया बढ़ा तो दोनों जोड़ के हो गया 140। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा पी यूनिट वाले त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। समझे, मान लीजिए कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है, एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या को इसने आर के बजाय पी मान लिया। त्रिज्या को आप नॉर्मली आर मानते हो, तो यहाँ पे आर की जगह क्या मान लिया उसने, पी मान लिया। तो कह रहा है इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, एरिया क्या है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है, एरिया क्या होता है, πr²। रेडियस होता है, लेकिन आर की जगह पे यहाँ पे क्या रखना है आपको, पी रखना है, तो क्या हो जाएगा π × p²। यही होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा आपका πp² वर्ग यूनिट। यही आपका क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ, देखिए अभी कितनी आसानी से कर लेंगे। कह रहा है कि एक कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है और फिर 54% घट जाता है, तो उसके वेतन में परिवर्तन का कुल कितना प्रतिशत कितना है। तो मैंने कहा था जब भी दो क्रमिक परिवर्तन हो, क्या दो क्रमिक परिवर्तन हो, जैसे मान लो किसी चीज़ में पहले x% वृद्धि हो और फिर y% वृद्धि हो, वृद्धि बात कर रहा हूँ मैं अभी, तो क्या करते हैं, पूछे कि परसेंटेज चेंज कितना है। मैं पहले भी इसको बता चुका हूँ कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ, तो क्या बताया था मैंने, बताया था x + y + x × y / 100। लेकिन ये कब करते हैं, जब दोनों वृद्धि है। अगर कह दे कि x% की वृद्धि है और y% की कमी है, अगर कह दे कि x% की वृद्धि है और y% की कमी है, बोले x% वृद्धि है और y% की कमी है, तो क्या करेंगे, जहाँ बोले कमी वहाँ लगा दो माइनस, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा x + -y + x × -y / 100। सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहले वेतन में 50% वृद्धि होता है, तो क्या हो गया यहाँ पे 50% वृद्धि है, तो यहाँ पे +50% है, और फिर कह रहा है कि 54% की कमी है तो -54 हो गया। तो बोल रहा है कि नेट परसेंटेज बदलाव कितना है, उसके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना है। तो सबसे इसको सॉल्व करेंगे, आराम से शॉर्टकट से करेंगे, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, x की जगह x + y + xy/100 इसमें रख देंगे, रखते हैं इसको। x की जगह हो जाएगा 50, y की जगह -54 प्लस फिर x की जगह पे 50 और y की जगह पे क्या हो गया, इंटू -54 एंड डिवाइड बाई 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -31%। इसको आप सॉल्व करिएगा आराम से, और इसका आंसर आएगा -31। माइनस का मतलब क्या है, कमी है, उसकी फाइनल उसके वेतन में क्या है, -31% की कमी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा माइनस का अर्थ है गुणा। देखो यहाँ पे माइनस का अर्थ दिया है गुणा, और क्रॉस का अर्थ है योग, प्लस का अर्थ है विभाजन, और डिवीजन का अर्थ है घटाव, मतलब सब्सट्रैक्शन। तो इसकी वैल्यू क्या होगी इस इक्वेशन की, तो देखो पहले रख लेते हैं वैल्यू। देखो 40 इंटू लिखा है, तो इंटू को हमको क्या मानना है, योग मानना है, तो हम इसको इंटू को क्या मान लेंगे, प्लस, ठीक है।
फिर दिया हुआ है 12 प्लस है, तो पहले 12 लिख लो यहाँ पर, और 12 प्लस की जगह क्या मानना है हमको, प्लस का मानना है हमको विभाजन, प्लस को क्या मानना है विभाजन मतलब कि डिवीजन, तो इसको विभाजन लिख देंगे यहाँ पे +3, और माइनस को हमें क्या मानना है, माइनस का मानना है गुणा, तो माइनस को जब मानना है गुणा तो हम क्या माइनस की जगह लिखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, माइनस का क्या लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन इंटू 6, और डिवीजन की जगह हमको क्या मानना है, डिवीजन की जगह मानना है सब्सट्रैक्शन घटाओ, तो माइनस यहाँ पे मान लेंगे हम 60। इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करना आराम से, और इसको एक चीज़ और याद रखना है, इसको सॉल्व करते समय हमको क्या करना है, बोर्ड मास को याद रखना है, बोर्ड मास के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या आंसर मिलेगा वो हम देखेंगे। देखो जैसे लिखा है 12 डिवाइड बाई 3, तो पहले इसको कर लो, इंटू 6 लिखा है, यानी कि पहले 12 में 40 जोड़ लेना, फिर हो जाएगा क्वेश्चन गड़बड़। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो 40 प्लस ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 6 इंटू 3 माइनस 60, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 6 3 2 12, 12 है ना डिवाइड बाई 6, हाँ ठीक है, 6 2 12, सॉरी ये 3 है नॉट 6 है, 6 इधर है, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, इसलिए मैं थोड़ा सा देखने लगा था क्या गलत कर दिया मैंने, यहाँ डिवाइड बाई 3 है, मैंने गलत लिख दिया था, आप सही कर लेंगे। तो 3 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, एंड 4 इंटू 6 एंड माइनस 60, तो हो जाएगा 40 प्लस 24 एंड माइनस 60, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 64 माइनस 60, और इसका आंसर आ जाएगा 4। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत आसान होते हैं, कर लेंगे आप एग्जाम में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि इनमें से मिश्रित संख्या कौन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देखते ही समझ जाएंगे कि मिश्रित संख्या कौन है। तो मिश्रित संख्या कैसे लिखा होता है, देखिए जो इस प्रकार से लिखा होता है उसे हम मिश्रित संख्या कहते हैं, मिक्स्ड फॉर्म। ये आपकी मिश्रित संख्या, जो ऐसे हम पढ़ते हैं ना 2 सही 3/8, ये क्या है मिश्रित संख्या है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक अंतरिक्ष यान 2 घंटे 20 मिनट में 6225 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, और इसके बाद 40 मिनट में 824 किलोमीटर आगे बढ़ता है, तो अंतरिक्ष यान की औसत गति क्या होगी। देखो सबसे पहली बात, इसको देखो लिख लिया करो, ऐसे क्वेश्चन आए तो बोल रहा है कि 2 आवर 20 मिनट, 2 आवर 20 मिनट में कितना जा रहा है, ये जा रहा है 6625 किलोमीटर, ठीक है। और फिर कह रहा है अगले 40 मिनट में, नेक्स्ट 40 मिनट में जा रहा है 824 किलोमीटर। तो कह रहा है कि औसत गति, आपसे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी, यानी हिंदी में कहते हैं औसत गति, अंग्रेजी में कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है, या औसत गति का जो फार्मूला होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल समय, टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। मैं दोनों भाषा में इसलिए बताता हूँ ताकि दोनों लैंग्वेज वालों को प्रॉब्लम ना हो। कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो कुल दूरी कितना है इसका 6625 एंड प्लस 824, ये क्या है कुल दूरी है, एंड डिवाइड बाई, अब देखो जब भी आप लिखोगे तो यूनिट तो सेम करना पड़ेगा, तो इसको मिनट में कर लो। 2 आवर 20 मिनट मतलब कितना हो गया, 2 आवर का मतलब 120 प्लस 20 140 मिनट एंड प्लस 40 मिनट, तो 140 मिनट एंड प्लस 40 मिनट, ये कितना हो गया, ये हो गया 180 मिनट। और 180 मिनट को जब आर में बदलोगे तो डिवाइड बाई 60 करोगे, तो कितना आर आ जाएगा, 3 आर आ जाएगा, 3 आर आ जाएगा। यहाँ पे लिख दो 3 आर, कुल दूरी बटे कुल समय, तो कितना हो जाएगा कुल दूरी, इसको जब आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 7449 डिवाइड बाई 3, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 24
2.483 किलोमीटर पर आवर, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें दिया हुआ है 2483 किलोमीटर पर आवर। जब भी कहे एवरेज वेलोसिटी तो हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए देख के डर लग रहा होगा कि कैसा क्वेश्चन दे दिया, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। जब इतना सारा आपके ऊपर लगा देता है ना अंडर रूट, तो आप हो जाते कंफ्यूज। तो देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है रूट पे 5, यहाँ फिर लिखा है इसके अंदर रूट पर 3, फिर इसको लिखा है रूट पर 2 और फिर लिखा है 3 पर 3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसको सबसे पहले आसान तरीके से लिख लो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अंडर रूट का मतलब 3 के पावर 3 और उसके पावर 1/2, उसके पावर 1/3 और उसके पावर 1/5। तो देखो मैंने सिंप्लीफिकेशन, एक लेक्चर अपलोड है मेरा सरलीकरण, तो उसमें एक्सपोनेंट और पावर को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने समझाया हुआ है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। जब भी पावर पर पावर हो, मतलब जैसे मान लो लिखा है x की पावर a की पावर b, x की पावर a और उसके पावर b लिखा है, तो और भी पावर लिखता चला गया, तो कैसे करते हैं इसको, तो पावर पे पावर होता है मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्या कर लेंगे, x की पावर a इंटू बी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर पे पावर है ना, तो 3 की पावर 3 इंटू 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/5, ऐसे कर लो, पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई करते जाओ। तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो गया, 30, तो हो गया 3/30 यानी कि 1/10। तो 3 की पावर क्या हो गया, 1/10, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, क्योंकि 3 से 10 डिवाइड हो जाएगा, तो 3 10 जा 30, तो 1/10, 3 की पावर 1/10। तो इस प्रकार से हम एक्सपोनेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और भी एक्सपोनेंट में बहुत सारे रूल्स हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। इस एक्सपोनेंट के मैं कुछ रूल्स और बता देता हूँ। जैसे मान लो कभी कभी बहुत सारा वो आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, जैसे मान लो x के पावर a इंटू एक्स के पावर b इंटू एक्स के पावर c, ऐसे जब भी आए, मतलब बेस सेम हो, इसको बेस कहते हैं, x क्या है, बेस है, और ABC क्या है, पावर है, एक्सपोनेंट है, पावर है। तो इस प्रकार का जब बेस सेम हो तो हम क्या करते हैं, सारे पावर को ऐड कर लेते हैं, x a प्लस b प्लस c। और इसी प्रकार से अगर मान लो x की पावर a है डिवाइड बाई x की पावर b है, फिर देखो बेस सेम है, बेस सेम है, तो और डिवीजन में है तो हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं पावर को, a माइनस बी, ठीक है। और कभी कभी जो आपके कंपटीशन में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाएगा, जैसे लिख देगा 2 के पावर x प्लस 3, और इसी प्रकार से लिख देगा, यहाँ इधर लिख दिया 2 के पावर 20, तो बोलेगा x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू बताओ। तो इसमें देखो सिंपल क्वेश्चन है बहुत, जब भी बेस सेम होगा तो पावर को हम क्या कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं, पावर को डायरेक्ट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू पूछेगा तो क्या करोगे, डायरेक्ट कर लोगे, x प्लस 3 इक्वल्स टू 20 और डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत आते हैं कि जैसे दे देगा और फिर कहेगा कि x की वैल्यू निकालो, तो डायरेक्ट निकालोगे, या फिर इस प्रकार से दे देगा, बोल देगा कि 2 के पावर x प्लस 3 एंड 8 इक्वल्स टू 8, तो बोलेगा x की वैल्यू निकालो, तो क्या करोगे, 8 को तोड़ दो, क्या करोगे, 2 के पावर x प्लस 3 एंड 4 कैसे आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 के पावर 3। तो यहाँ पे क्या हो गया, बेस सेम हो गया, फिर से बेस सेम हो गया, 2 सेम हो गया, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 3, x प्लस 3 इक्वल्स टू 3 कर दोगे तो डायरेक्ट x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 0 आ जा रहा है, x की वैल्यू आ गई 0। तो इस प्रकार से भी हम क्वेश्चंस को तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही देखो, मैंने सबसे पहले रेखीय समीकरण पढ़ाया था और उसमें फिर से एक जो है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, कह रहा है कि चर रेखा, दो चर रेखा में एक रेखीय समीकरण का सामान्य रूप है, रेखीय समीकरण का सामान्य रूप क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन यानी रेखीय समीकरण का सामान्य रूप क्या है, वही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसमें आपसे ये पूछ रहा है, कह रहा है कि ABC सामान्य समीकरण का सामान्य रूप है। तो देखो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था आपको कि AX प्लस BY प्लस C इक्वल्स टू 0 होता है, ये तो आपको पता है, लेकिन ये तो सब में दिया हुआ, सारे ऑप्शन में दिया हुआ। देखो
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई। अब हो गया आप कन्फ्यूज। लेकिन आगे इसमें कंडीशन ये कह रहा है कि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, तो ये भी सही है, ए बी सी वास्तविक संख्याएं और ए बी शून्येतर संख्याएं हैं, शून्येतर संख्याएं हैं। इसका मतलब क्या होता है? शून्येतर संख्याएं हैं, इसका मतलब ये होता है कि शून्य नहीं है। ये कन्फ्यूजिंग है, इसको आप दिमाग में बिठा लेंगे। शून्येतर संख्या मतलब शून्य नहीं है। कैसे शून्य नहीं है? मतलब ये है कि अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन दिस शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। इस लाइन का मतलब ये शून्येतर संख्याएं हैं, तो आप रट लेंगे, यही इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट में लिखा है ए बी सी वास्तविक संख्या है, तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और जोड़ा है, ए बी शून्येतर संख्याएं हैं, तो यही आपका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति को 15.3 सेकेंड में पार करती है। ये सब टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, अभी आप पढ़ लीजिए। मैं टाइम एंड डिस्टेंस पे आपको एक अलग से लेक्चर ले आऊँगा जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करेंगे। समय और दूरी। तो कह रहा है कि एक ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति को 15.3 सेकेंड में पार करता है। अगर ट्रेन 196 मीटर लंबे एक पुल को 43.3 सेकेंड में पार करता है, तो ट्रेन की गति क्या है? ट्रेन की गति पूछ रहा है, तो हम क्या निकालना है? ट्रेन की गति निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, पहले इसको ये समझते हैं। तो कहना ये चाह रहा है, जैसे मान लो एक व्यक्ति खड़ा है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे तभी करने में आसानी होगी। अब एक ट्रेन गुजर रही है, ये रही ट्रेन, ठीक है, ये ट्रेन जो है गुजर रही है, और ये ट्रेन का ये सिरा जब इस निकलेगा और फिर ये लास्ट वाला सिरा निकलेगा, मतलब इसको पूरा क्रॉस करने में ट्रेन यहाँ से यहाँ पूरा इसको जब क्रॉस करेगी, मान लो ये इसका ऊपर वाला पोर्शन है जहाँ से धुआं निकल रहा है, जब इसको पूरा क्रॉस करके निकलेगी तो ये धुआं वाला पोर्शन यहाँ निकल जाएगा। तो पूरा इसको क्रॉस करने में जो समय लगा है वो कितना लगा है? 15.3 सेकेंड लगा है। वो लगा है 15.3 सेकेंड में इस व्यक्ति को पूरी तरीके से क्रॉस करके। ये व्यक्ति खड़ा था, ट्रेन आई और गुजर गई। अब ये 16.3 सेकेंड में इस व्यक्ति से गुजर जाती है, मतलब इस व्यक्ति को क्रॉस कर जाती है, मतलब पूरी ट्रेन निकल जाती है। तो और कह रहा है कि अब एक पुल से जा रही है, मान लो एक बड़ा सा ओवरब्रिज है, एक ओवरब्रिज है, अब इस पुल से निकल रही है ट्रेन, और ब्रिज की लंबाई कितनी है? ब्रिज की लंबाई है मान लो नहीं दिया हुआ है, 196 मीटर। कितना दिया है? 196 मीटर लंबी है। तो मान लो ट्रेन की लंबाई कितनी है? x मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी है? x मीटर। तो x मीटर की ट्रेन जब इसको क्रॉस करे तो 15.3 सेकेंड लग रहा है, और अभी ट्रेन की लंबाई है x मीटर, और ब्रिज की भी लंबाई हो गई, तो मतलब कितना हो गया? x प्लस 196 मीटर। अब इतना डिस्टेंस कवर करने में, x प्लस 196 मीटर डिस्टेंस कवर करने में, मतलब इसको पूरा क्रॉस करके यहाँ से यहाँ ट्रेन निकल जाएगी, उसमें लग रहा है 43.3 सेकेंड। तो कह रहा है कि ट्रेन की गति निकालो। तो सबसे पहली बात हम क्या निकालेंगे? ट्रेन की लंबाई निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो वो कह रहा है कि जब x मीटर लंबा ट्रेन है और इस व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है तो 15.3 सेकेंड लग रहा है। तो समय क्या होता है? समय होता है दूरी बटे चाल, ठीक है, समय होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर समय निकला हुआ है, चाल का आपको पता नहीं है, तो जो दिया हुआ है वो दिया है x डिवाइड बाई, क्योंकि ट्रेन तो x मीटर लंबी है ना, तो अगर हम यहाँ से चाल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और ये क्या हो जाएगा? ये दूरी बटे समय क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा दूरी है x, क्योंकि ट्रेन तो x मीटर है ना, x मीटर क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है इसको? 15.3 सेकेंड।
ठीक है। और अगेन अगर हम चाल देखेंगे तो अगेन चाल क्या है, चाल दूरी बटे समय। अब x प्लस 196 मीटर, x प्लस 196 मीटर को तय करने में इसको कितना टाइम लग रहा है, 43.3 सेकेंड। अब देखो ट्रेन है, ट्रेन तो एक ही है, तो दोनों की चाल क्या होगी, सेम होगी। ट्रेन की चाल अगर सेम होगी तो दोनों में क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, x डिवाइड बाई 15.3 सेकेंड इज इक्वल्स टू x प्लस 196 डिवाइड बाई 43.3 सेकेंड। क्योंकि चाल तो सेम ही है ना, ट्रेन तो एक ही है, चाहे वो व्यक्ति को क्रॉस करे या पुल को क्रॉस करे। यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हम ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमको आ जाएगा x इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 7 इंटू 153 एंड डिवाइड बाई 10। अच्छा, हमने इसको सॉल्व क्यों नहीं किया, सॉल्व इसलिए नहीं किया कि अभी कैलकुलेशन में आगे इसका फ़ायदा होगा। तो इससे हमें क्या मिल गया, ट्रेन की लंबाई मिल गई 7 इंटू 153 बाई 10। हमको क्या निकालना है, हमको ट्रेन की औसत चाल निकालनी है, ट्रेन की गति निकालनी है। तो ट्रेन की गति हम कैसे निकालेंगे, तो गति क्या होता है, देखो अभी हमें ट्रेन की लंबाई मिल गई, गति क्या होती है, गति होती है दूरी बटे समय। तो दूरी क्या होगी भाई, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो ट्रेन की लंबाई आ गई आपकी 7 इंटू 153 डिवाइड बाई 10 एंड डिवाइड बाई 15.3 सेकेंड, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू 153, क्योंकि डिवाइड बाई 1 मान लेते हैं, कई लोग कंफ्यूज जाते हैं इसमें, तो अंदर वाले का अंदर में और बाहर वाले का बाहर में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1 है तो 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर वाले का, तो हो जाएगा 7 इंटू 153 डिवाइड बाई 10 इंटू 153 15.3 सेकेंड। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, गति आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व करिएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड ट्रेन की गति आ जाएगी। तो इसका आंसर हो गया 7 मीटर पर सेकेंड। देखिए इसमें दिया हुआ है 7 मीटर प्रति सेकेंड, इसको आप टिक कर लेंगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरी ने वार्षिक ब्याज 10% की दर से एक निश्चित राशि x निवेश किया। जो निवेश किया उसे हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। यदि निवेश साधारण ब्याज देता है, कैसा देता है, सिंपल इंटरेस्ट, तो 4 साल के अंत में प्राप्त कुल राशि है 21,000 रुपये। तो x का मूल्य क्या है, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल अमाउंट। तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो हमको पता है कि साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, जिसे हम अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं। तो क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। लेकिन हमको एक चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पे दिया क्या है, बोला कि साल के अंत में प्राप्त कुल राशि दिया हुआ। कुल राशि का मतलब समझते हैं आप, कुल राशि का मतलब ये हो गया कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज। कुल राशि का मतलब ये होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। और जो कि आपका मूलधन क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, ये होता है कुल अमाउंट। ये क्या होता है, कुल अमाउंट होता है। मूलधन प्लस साधारण ब्याज दिया हुआ है आपको 21,000 रुपया, 21,000 रुपया दिया हुआ है। और आपका मूलधन क्या बताया, x बताया इसने, जो मूल निवेश था कितना है, x है। तो x प्लस साधारण ब्याज है 21,000 रुपया। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, यहाँ से साधारण ब्याज आपका हो जाएगा, जो लोग अंग्रेजी वाले हैं उसको सिंपल इंटरेस्ट समझें, हिंदी वाले साधारण ब्याज समझें। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 21,000 माइनस एक्स, 21,000 माइनस एक्स। तो यहाँ पे साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे हम 21,000, 21,000 21, ये 2 है, कंफ्यूज मत होइएगा, 21,000 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितना दिया है मूलधन, मूलधन कह रहा पहले x दिया हुआ था, तो x दर कितना दिया हुआ 10%, समय कितना दिया हुआ है 4 साल दिया है, इसमें 4 साल के अंत में है ना, एंड डिवाइड बाई 100। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा, मतलब इसको सॉल्व करना तो आ जाएगा 7x इक्वल्स टू 105 के आगे 000
सॉल्व करेंगे तो आप x इक्वल टू आ जाएगा 15,000। तो ये क्या हो गया आपका साधारण ब्याज हो गया, सॉरी मूलधन हो गया, मूल निवेश। क्या है x, क्या है मूल निवेश है। तो आपसे क्या पूछ रहा था x का मूल्य क्या है, मतलब मूल निवेश क्या है, तो वो आपका है 15,000। ये आपका आंसर हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है यदि यम का मतलब यम गुणा का संकेत करता है, डी विभाजन का संकेत करता है, ए योग का संकेत करता है, यस घटाव का संकेत करता है, तो इसको बताओ। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, एस लिखा है, एस मतलब घटाव, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस, घटाव मतलब सब्सट्रैक्शन, माइनस 72। और डी क्या दिया है, डी दिया है डिवीजन के लिए, तो डी क्या करें, डिवीजन कर देंगे यहाँ पे। ये देखिए हर बार क्वेश्चन आया हुआ, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन क्या दिया है फिर 12। ए का मतलब क्या दिया है, योग, तो योग क्या हो जाएगा यहाँ पर 10। ए 1 दिया है, योग हो गया 1। और फिर एम दिया है, एम दिया है 6। एम का मतलब क्या दिया, गुणा इंटू 6। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 एंड 72/6 हो जाएगा, 72/6, सॉरी ये हो जाएगा 12, ये 12 होगा, मैं थोड़ा सा एंड प्लस 1 इंटू 6, 6 हो जाएगा, 12 ये जाएगा 6 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा 25 माइनस 6 प्लस 6, 6 गेट कैंसल्ड, आंसर आ गया 25। ये होगा इसका आंसर, 25 इसका जो है आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। समरूप समझते हैं, मतलब एक ही जैसा रूप होगा, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, तो उसे हम कहते हैं समरूप। मतलब सेम रेशियो में वो बड़ा होगा या सेम रेशियो में छोटा होगा। जैसे मान लो दोनों त्रिभुज सेम होंगे, एक जैसे होंगे, ठीक है, बट उनके साइज में डिफरेंस होगा, कुछ इस प्रकार से। दोनों एक जैसे हैं बट इनकी साइज में डिफरेंस है, हम क्या बोलते हैं समरूप। और जब त्रिभुज समरूप होता है तो उनके क्षेत्रफल का क्या हिसाब किताब होता है। देखो जब समरूप होते हैं ना, जैसे मान लो ये है ए बी सी, इसकी भुजाएं, इसको मान लेते हैं हम भुजाएं पी या पी क्यू आर मान लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल। तो देखो ये ए की जगह पे पी है तो ये ऐसे हो जाता है A/P, इनकी जो भुजाओं का अनुपात होता है। इसी प्रकार से B/R एंड C/Q। तो पूछ रहा है कि इसी प्रकार से इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है। तो इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो क्या होता है, ये हो जाता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाता है भुजा का स्क्वायर। जैसे मान लो इनका क्षेत्रफल हो जाएगा, अगर हम निकालें इस प्रकार से, हमने तो इसकी भुजा का साइड ले लिया था, चलो अगर इसको मैं इसका नाम लिख दूँ कुछ इस प्रकार से ABC, ठीक है, फिर से लिख देता हूँ, ये तो मैंने साइड वाला बता दिया, एरिया के लिए फिर से मान लेता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा। मान लो यहाँ पर एक ट्रेंगल है और इसका एक समरूप ट्रेंगल, एक छोटा भाई है, इसी के जैसा है बट अलग है। ये ABC हो गया और यहाँ पर हो गया ABC, यहाँ पे मान लो ABC, थोड़ा सा समझने में ईजी हो जाएगा। A B एंड C, इसको मान लो C, ये A है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसी प्रकार से हम यहाँ पे मान लेते हैं P Q एंड R, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और जो डबल लिख किया है, मतलब ये समरूपता, बराबर नहीं समरूपता, मतलब सेम प्रोपोर्शन में, सेम रेशियो में आगे बढ़ा है, तो इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो क्या होगा, वो भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो जो इनका ट्रायंगल एरिया, ये जो मैंने ये ट्रायंगल बनाते हैं, इसका मतलब होता है एरिया है, एरिया ABC डिवाइड बाई एरिया PQR इज इक्वल टू हो जाएगा इनकी भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर, AC स्क्वायर, इस मतलब AC/PR का होल स्क्वायर, ठीक है, या फिर AB/PQ का होल स्क्वायर, मतलब भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, उनकी तदनुरूपी, मतलब अगर ये वाला भुजा पकड़ रहे हो तो ये वाला भुजा पकड़ो, ठीक है, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि दो संख्याओं का
गुणनफल 864 है, दो संख्याएं हैं, उनका गुणनफल 864 है, तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है, उनका एलसीएम क्या होगा। तो देखो ये फार्मूले से डायरेक्ट हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम कैसे करते हैं, तो देखो दो संख्याओं का गुणनफल है, मान लो संख्याएं हैं ए और बी, संख्याएं हैं ए और बी, ए एंड बी हैं, तो उनका गुणनफल दिया हुआ ए इंटू बी दिया है आपको 864। तो आपसे पूछ रहा है और फिर दिया है कि दोनों का एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ दोनों संख्याओं का वो दिया है 12। तो पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो फार्मूला होता है, देखो फार्मूला नीचे लिखा भी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, इक्वल्स टू ए बी का लसा इंटू ए बी का मसा। तो गुणनफल दिया हुआ है, मतलब कि 864 इज इक्वल्स टू, मतलब दोनों का गुणनफल 864 है, इंटू क्या हो जाएगा एच सी एफ इंटू एल सी एम। एच सी एफ दिया 12, आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, एल सी एम पूछ रहा है। तो डायरेक्ट ये फार्मूला रट लीजिए और इसी पे कई सारे क्वेश्चन आते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल्स टू दोनों संख्याओं का एल सी एम इंटू दोनों संख्याओं का एच सी एफ। ठीक है, यानी दोनों संख्याओं का लसा और दोनों संख्याओं का मसा, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, ए इंटू बी क्या होता है, उन दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच सी एफ इंटू एल सी एम। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा वो आप इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से एलसीएम इज इक्वल्स टू 864 एंड डिवाइड बाई 12 करेंगे तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 72 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और भी कई सारे फार्मूले जिस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो ये तो गुणनफल का है, ऐसे भी आता है, इसको देखो वही सेम फार्मूले को लिखा है, ए बी का लसा क्या हो जाएगा, दोनों को संख्या का गुणनफल डिवाइड बाई ए बी का मसा। वही किया मैंने, लसा क्या है, एलसीएम मतलब लसा, एचसीएफ मतलब मसा। ठीक है, एलसीएम मतलब इसको हिंदी में देखो लसा कहता है, लघुत्तम समापवर्त, कंफ्यूज मत होना, और इसको हिंदी में क्या कहता है, मसा, महत्तम समापवर्तक। तो ठीक है, इसी से इधर उधर ट्रांसफ़र कर लिया। अब अगर लसा निकालना है ए बी का, ये क्या है, ए बी का एच सी एफ है, ए एंड बी का एच सी एफ है और ए और बी का एल सी एम है। तो कह रहा है ए बी का अगर लसा निकालना तो क्या करेंगे, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अगर कहे कि ए बी का लसा निकालो, लसा ऑफ ए बी लघुत्तम समापवर्त यानी एल सी एम ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, ए एंड बी, ए कॉमा बी है, मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई एच सी एफ ऑफ ए बी यानी मसा ऑफ ए एंड बी, ए कॉमा बी, तो ये लिखा हुआ है, दोनों का गुणनफल डिवाइड ए बी का मसा, यहीं से निकल जाएगा। इधर उधर करके 3-4 फार्मूले दिए, आप समझ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन है। तो देखो इसको आप सॉल्व करना डायरेक्ट क्वेश्चन में, और जहाँ पे अंडर रूट बच जाए तो वही समझ लो कि अपरिमेय संख्या है, और जहाँ पे अंडर रूट खत्म हो जाए समझ लो कि वो अपरिमेय संख्या नहीं है। देखो कैसे, देखो ऑप्शन ए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अंडर रूट 12 पर अपरिमेय, मतलब जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सके उसे हम अपरिमेय कहते हैं। मैंने नंबर सिस्टम में परिमेय अपरिमेय सब कुछ पढ़ाया हुआ है, मैथ का लेक्चर अपलोडेड है, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, अब एक बेसिक बता रहा हूँ, इसको सॉल्व करना, अगर अंडर रूट बच जाए तो वह अपरिमेय संख्या है, और अगर अंडर रूट खत्म हो जाए तो वह परिमेय संख्या है। जैसे कैसे, देखो 12/√3 को हम सॉल्व करेंगे तो √12 को हम क्या लिख सकते हैं ना, 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3 डिवाइड बाई √3, तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, इसका पेयर बन गया 2√3/3, 3 गेट कैंसिल्ड, तो 2/1, ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार से देखो बी वाला ऑप्शन देखो, √4/√25, तो 4 बाहर आ जाएगा, 2/5, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ऑप्शन सी देखिए क्या दिया है, ऑप्शन दिया है √20/√4, तो क्या हो जाएगा, 20 को तोड़ो तो क्या हो जाएगा, ये 20 कैसे आएगा, 2 × 2 × 4 एंड डिवाइड बाई √4, नहीं ये 4 नहीं, वो 5 होगा, सॉरी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 2 बाहर आ जाएगा, 2√5 एंड डिवाइड बाई
ये 4 है तो 2 2 जा 4, ये भी 2 बाहर आ जाएगा, 2 2 कैंसिल, क्या बचा √5 बच गया। तो यही क्या है, यही आपका √5 जो बच गया यही अपरिमेय संख्या है। यही क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको भी देखो, इसको आप करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको भी तोड़ो तो ये हो जाएगा, देखो 63 है तो क्या हो जाएगा 3 × 3 × 7, क्यों, क्योंकि 3 त्रिका 9 7 63 एंड 28 क्या हो जाएगा, 28 को तोड़ो तो ये हो जाएगा आपका 2 × 2 × 7 √7, तो ये क्या बचेगा आपका 3 √7 एंड डिवाइड बाई 2 √7, √7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3/2। तो हम सॉल्व करेंगे और जहाँ पे अंडर रूट बच जाए वही है अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन सी आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यह आज का अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में x का मान क्या होगा, इसको सॉल्व करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आई होप सॉल्व कर लेंगे आप। नहीं कर पाएंगे तो मैं करके दिखा देता हूँ। कुछ नहीं करना है आपको, x को इस तरफ ले आइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। 0.0004 डिवाइड बाई 0.002। अगर आपको लगता है कि कैसे करें तो आप इसमें से पॉइंट हटा दो। पॉइंट कैसे हटाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे 3 0 है तो इसको हटाना है तो क्या करना है, पॉइंट के नीचे 1 लिख दो, 4 0 बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, मतलब जितना नीचे मल्टीप्लाई करोगे उतने से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाई 10,000 कर दो और उतना से ही 0.002 में 10,000 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 पॉइंट हट जाएगा। 4 डिवाइड बाई कितना हो गया, 4 डिवाइड बाई आपका हो गया 20 और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.2। ये आपका आंसर हो गया। तो आज मैंने आपका जो मैथ का प्रैक्टिस सेट कराया, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराएं और इसी प्रकार से मैं और भी प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा और आपके ढेर सारे लेक्चर कवर किए जाएंगे। आप हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम डेट जो है थोड़ा आगे पीछे हो जाए, तो वो आपके लिए और भी अच्छा है, आपको तैयारी के लिए और भी समय मिल जाएगा। और लोको पायलट की भर्ती आ चुकी है, तो जो भी बच्चे डिप्लोमा डिग्री या ITI किए हुए हैं उनके लिए मैं नोटिफिकेशन और सिलेबस पे कंप्लीट स्ट्रेटजी और डिस्कशन लेकर आने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं लोको पायलट का नया बैच भी लाऊंगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, साथ ही लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।